आज का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर पश्चिम सीमांत नीति एवं मंगोल संकट। अलाउद्दीन को दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक मंगोलों का सामना करना पड़ा। उसे अपनी उत्तर पश्चिम सीमांत नीति के प्रति सचेत रहना पड़ा। उसे बार बार बड़े बड़े मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र से होते थे, विशेषकर पंजाब, मुल्तान और सिंध से। उसने इसके लिए सीमांत क्षेत्रों में दुर्ग बनाए, चौकियां बनाई, कुछ दुर्गों की मरम्मत की और सुरक्षा के अन्य उपाय किए। अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों में मंगोलों ने निरंतर आक्रमण किया, जिसके कारण पंजाब, मुल्तान, सिंध आदि के क्षेत्र में अशांति की स्थिति रही। मंगोल न केवल पंजाब, मुल्तान और सिंध पर आक्रमण करते थे, बल्कि राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी आक्रमण करने के लिए चले आते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इन मंगोलों का सफलता से सामना किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व अगर हम देखें तो एक शक्तिशाली सेना के होते हुए भी बलबन को मंगोल संकट के कारण अपनी विस्तारवादी नीति को त्यागना पड़ा था। लेकिन अलाउद्दीन ने न केवल मंगोलों के संकट का सामना किया, बल्कि उन्हें परास्त भी किया और अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाए रखा। मंगोलों के प्रमुख आक्रमण की बात करें तो मंगोलों का पहला आक्रमण अलाउद्दीन के गद्दी पर बैठने के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। 1296 में मंगोल कादर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अलाउद्दीन ने दिल्ली से जफर खां के साथ अपनी एक मजबूत सेना भेजी और जालंधर के निकट मंगोलों को बुरी तरह से पराजित करके खदेड़ दिया गया। इसके एक वर्ष बाद मंगोलों ने 1297 ईस्वी में देवा और सल्दी के नेतृत्व में पुनः आक्रमण किया और इस बार तो मंगोलों ने सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। इस बार पुनः जफर खां को भेजा गया। जफर खां ने सीरी के किले को वापस जीत लिया। 2000 मंगोल बंदी बनाकर दिल्ली लाए गए। इस समय अलाउद्दीन के सेनापति जफर की विजयों की चर्चा होने लगी। मंगोलों का तीसरा आक्रमण कुछ समय बाद ही 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। इस बार 2 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इस बार वो लूटपाट के इरादे से नहीं आए थे जैसा कि पहले आया करते थे। इस बार वो विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे। इस बार वो सीमांत क्षेत्र में लूटपाट में ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए सीधे दिल्ली की ओर बढ़ाए और दिल्ली के समीप पहुंचकर राजधानी की घेरेबंदी की तैयारी शुरू कर दी। कई लोग जो दिल्ली के आसपास रहते थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए राजधानी में शरण ली। अलाउद्दीन ने इस समय बड़े धैर्य के साथ मंगोलों के आक्रमण का निश्चय किया। उसने पूर्व की भांति मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए मुख्य रूप से जफर खां को दायित्व सौंपा। उसने हजारों मंगोलों को मौत की घाट उतार दिया। जब जफर खां मंगोलों से घिर गया, उस समय उसके पास ही अलाउद्दीन एवं उसका भाई उलुग खां युद्ध का संचालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जफर खां को बचाने का प्रयास नहीं किया और जफर खां की मृत्यु हो गई। किंतु अलाउद्दीन मंगोलों को धकेलने में सफल रहा। मंगोलों का अगला आक्रमण तार्गी के नेतृत्व में हुआ। तार्गी के नेतृत्व में जो मंगोलों का आक्रमण हुआ, उस समय अलाउद्दीन राजस्थान के अभियान पर था। उस समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा डाले रखा था। इस बार मंगोल राजधानी तक पहुंच गए और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट मचा दी।
अलाउद्दीन ने आक्रमण को रोकने के प्रयास किए। इस बार इसने थोड़ी अलग नीति अपनाते हुए उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में नए दुर्गों का निर्माण करवाया। पंजाब, मुल्तान और सिंध में नए दुर्गों का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने पुराने दुर्गों की भी मरम्मत करवाई और इन दुर्गों में अपने विश्वसनीय और अनुभवी सेना नायकों को रखा। सीमा की सुरक्षा के लिए एक पृथक सेना भी बनाई और सीमा प्रांत में एक सूबेदार स्तर का अधिकारी भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार मंगोलों के आक्रमण से स्थायी रूप से निपटने के लिए इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति थोड़ी अलग बनाई। न केवल नए दुर्गों का निर्माण करवाया बल्कि पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और वहां अपने विश्वसनीय अधिकारियों को नियुक्त किया जो सीमा रक्षक कहलाते थे। मंगोलों के आक्रमण होते रहे। इसके बाद भी अली बेग के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। वो तो अमरोहा तक पहुंच गए। दिल्ली से मलिक कफूर और मलिक गाजी को भेजा गया। इन्होंने मंगोलों को पराजित किया। बाद में गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार बना दिया गया। इसके बाद 1306 के आसपास मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। 1307-8 में मंगोलों का अंतिम आक्रमण हुआ और इस बार उन्हें खदेड़ दिया गया। इस प्रकार मंगोलों के बार बार आक्रमण से एक तरफ तो अलाउद्दीन को सामना करना पड़ा इन आक्रमणों का और दूसरी तरफ अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति को भी उसने अपनाए रखा। दक्षिण से जो धन प्राप्त हुआ था उससे भी उसे सीमांत क्षेत्र में दुर्ग बनाने, नवीन दुर्गों का पुनर्निर्माण करने में सहायता मिली।